अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ उसामा शौकत, अ प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेंटोर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांड हंटिंग इन एफबीए होलसेल। क्लियर। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एफबीए होलसेल पे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर था, व्हाट इज़ होलसेल और हाउ डज इट वर्क्स। देन हमने डिस्कस किया था रोड मैप ऑफ एफबीए होलसेल, एंड देन हमने डिस्कस किया था रोड मैप ऑफ एफबीएम होलसेल, एंड देन डिफरेंस बिटवीन एफबीए एंड एफबीएम। क्लियर। तो चले हम अपने आज के लेक्चर पर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता चलूँ, व्हाट इज़ होलसेल और हाउ डज इट वर्क्स। तो मैंने आपको बताया था होलसेल में होता इस तरह है कि सबसे पहले हम ब्रांड हंटिंग करते हैं। ठीक है, ब्रांड हंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद देन हम उसके प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हम जो लेट्स से इसके हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकल आता है, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। देन हम उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद देन हम उसका शिपिंग प्लान बनाएंगे, शिपिंग प्लान, एंड देन शिपिंग प्लान बनाने के बाद हम उस प्रोडक्ट को शिप करवा देंगे अपने खुद के वेयर हाउस में, शिप टू ऑन वेयर हाउस और टू डायरेक्ट AMZ वेयर हाउस और टू डायरेक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस। क्लियर। तो अब बात ये है कि अब जो हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट तो कर लिया, ठीक है, उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, देन उसका शिपिंग प्लान बना लिया। अब इधर आता है कि कुछ ब्रांड्स या कुछ वेंडर्स होते हैं जो प्रेप सर्विसेज प्रोडक्ट की खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा ब्रांड या वेंडर आपको मिलता है जो अप्रूवल दे देता है और उसके अंदर से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी आप हंट कर लेते हैं, तो और वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप कर रहा हो और वो खुद प्रेप सर्विसेज दे रहा हो, तो उस सूरत में हम डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करवा लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वो खुद प्रेप सर्विसेज नहीं दे रहा, लेट्स से इसके प्रोडक्ट की लेबलिंग या उसकी पैकेजिंग वट जो भी उसका जो पैकेजिंग होगी वो ये सर्विसेज नहीं दे रहा, तो फिर हम उसको अपने किसी वेयर हाउस में प्रेप सर्विसेज या 3PL के वेयर हाउस में शिप करवा लेते हैं। ठीक है, 3PL सर्विसेज हम ले लेते हैं, प्रेप लेबलिंग की सर्विसेज ले लेते हैं और वहाँ से हम फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करवा लेते हैं। ठीक है, आफ्टर शिपिंग टू अमेज़ॉन वेयर हाउस हमारा प्रोडक्ट जो सेलिंग के लिए अवेलेबल टू सेल। क्लियर। तो हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि होलसेल में काम होता किस तरह है, इसमें किस तरह काम किया जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्लियर किया था रोड मैप ऑफ एफबीए होलसेल। अब हम रोड मैप ऑफ एफबीए होलसेल पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एफबीए सेलर होते किस तरह के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेलर है ये एफबीए सेलर है या ये एफबीएम सेलर है, हमें ये किस तरह पता चलेगा। तो वो मैंने आपको बताया था द प्रोडक्ट शिप्ड बाय अमेज़ॉन एंड सोल्ड बाय अनदर सेलर इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ एफबीए सेलर। क्लियर। तो जिस तरह मैं यहाँ पर कीपा को लॉगिन करता हूँ, कीपा देन लॉगिन, ठीक है, उसके बाद मैं बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये जो सेलर है ये एक ही सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और ये एफबीएम है और आपको यहाँ से इस तरह आइडिया नहीं हो सकेगा कि हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर एफबीए सेलर आपको न्यू के टैब में शो हो जाए। ठीक है, रॉबर्ट एलन, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। लेट्स से मैं इसका ये न्यू का टैब ओपन करता हूँ, न्यू 22 फ्रॉम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका न्यू का टैब ओपन करता हूँ तो ये थोड़ी देर लोडिंग देगा। लोडिंग लेने के बाद जिस तरह मैं ये देखता हूँ कि शिप्स फ्रॉम amazon.com, clear, ships from amazon.com and then sold by
अनदर सेलर जो कि है इंटीमेट मेडिकल्स, एंड दैट्स मीन्स ये FBA सेलर्स है। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। FBA मीन्स, FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, क्लियर। जैसा कि ये टर्म खुद ही स्पेसिफाई कर दिया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अमेजोन ये सारी चीज़ें फुलफिल करेगा, ठीक है। अब ये बेच तो ये सेलर है, अब हो सकता है कि ये सेलर फिजिकली वहाँ पर USA में मौजूद नहीं है। अगर ये वहाँ पर मौजूद है भी है तो ये स्टॉक इसने अपने वेयर हाउस, इस प्रोडक्ट का स्टॉक इसने अपने वेयर हाउस में नहीं रखा हुआ, ठीक है। इसने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवाया। अब लेट्स से इसके कोई बायर ऑर्डर देता है सेलर को प्रोडक्ट का, तो अमेज़ॉन इस सेलर के बिहाफ पे इसकी प्रोडक्ट, इसकी इन्वेंट्री में से जितने पीसेस का बायर ने ऑर्डर किया होगा, ठीक है, उतने पीस उठाएगा, उसको पिक करेगा, पैक करेगा एंड देन कस्टमर के एड्रेस तक शिप करेगा और कस्टमर को कस्टमर सर्विसेज भी देगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं FBA, जो कि है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। ये हो गया FBA, क्लियर। तो अब होता क्या है, रोड मैप ऑफ FBA होलसेल। अब रोड मैप ऑफ FBA होलसेल, लेट्स से कि हम एक FBA सेलर्स हैं, हमने एक ब्रांड हंट किया, उसमें से प्रोडक्ट हंट कर लिया, उसमें से प्रोडक्ट हंट करने के बाद एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें मिल गया, उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को शिप करवाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप हो गया, उसके बाद अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे हमारी इन्वेंट्री को सेल आउट करेगा। कोई बायर हमें ऑर्डर देगा तो हमारे बिहाफ पे अमेज़ॉन उससे सारी कस्टमर सर्विसेज देगा, उसका प्रोडक्ट शिप करेगा, पैक भी करेगा और उसकी पैकेजिंग सब कुछ अमेज़ॉन करेगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं FBA होलसेल, और यही एक रोड मैप है FBA होलसेल का, क्लियर। अब बात कर लेते हैं रोड मैप ऑफ FBM होलसेल। अब FBM में होता ये है, सबसे पहले मैं आपको FBM सेलर दिखाता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। जैसा कि FBM जो वर्ड है, ठीक है, वो खुद स्पेसिफाई कर रहा है FBM। अब ये जो FBM वर्ड है ये खुद स्पेसिफाई कर रहा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट आम जुबान में मर्चेंट को तजारती बोलते हैं, ठीक है, तजारत करने वाले को मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये खुद ही वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है, ये जो मर्चेंट का वर्ड है ये खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है कि ये FBM क्यों है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं FBM सेलर को। अब जिस तरह के देखें, शिप्स फ्रॉम, अब इस प्रोडक्ट को सेम सेलर शिप भी ये खुद ही करेगा एंड सोल्ड बाय, और ये बेच भी खुद ही रहा है। डेट्स मीन्स ये कि इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का जो स्टॉक है इसके अपने एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये फिजिकली वहाँ पर USA में मौजूद है। अगर ये फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं भी है, ठीक है, तो इसका कोई वेयर हाउस है जहाँ पर इसने ये स्टॉक रखवाया हुआ है, ठीक है, अपनी उसको स्टोरेज फी पे कर रहा है। अगर इसका वेयर हाउस नहीं है तो ये फिजिकली खुद वहाँ पर मौजूद होगा। अब ये क्या कर रहा है, अब एक बायर इसको ऑर्डर देता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का बायर ऑर्डर देता है इस सेलर को, तो ये सेलर क्या करेगा, अपने बिहाफ पे खुद ही इस प्रोडक्ट को उठाएगा, जितनी क्वांटिटी बायर ने ऑर्डर की होगी, ठीक है, उतने पीसेस को उठाएगा, उठाने के बाद उसको पिक करेगा, पैक करेगा एंड देन कस्टमर के डिज़ायर्ड एड्रेस तक उसे शिप करेगा और कस्टमर को सारी कस्टमर सर्विसेज भी खुद ही देगा, ठीक है। जो कस्टमर के साथ नेगोशिएशन होगी ड्यूरिंग द शिपिंग प्रोसेस, कोई डिलेज आ जाते हैं या वट कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं डिलीवर्ड होती या डैमेज डिलीवर्ड होती है, तो ये सारी नेगोशिएशन ये खुद करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं FBM। ये सारा प्रोसेस जो सेलर खुद करेगा कि वो शिप भी खुद ही कर रहा हो और सोल्ड भी खुद ही कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम FBM सेलर्स, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो यही एक रोड मैप है FBM होलसेल का। और देन डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये क्लियर करवा दिया, रोड मैप ऑफ FBA होलसेल और रोड मैप ऑफ FBM होलसेल, क्लियर। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, जो है हमारा लेक्चर थर्ड लेक्चर है, जो है ब्रांड हंटिंग पर, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड हंटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड हंटिंग। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांड हंटिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ brand hunting, sorry, there are three types of brand hunting. The first one is direct hunting, and then the second one is reverse hunting, and the third one is filtration method.
फिल्ट्रेशन मेथड। क्लियर? तो चलें अब बात करते हैं डायरेक्ट हंटिंग में, डायरेक्ट हंटिंग पे बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट हंटिंग है, अब ये जो सारी हंटिंग है ये टूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, मैनुअली बहुत टाइम टेकन होता है। मैनुअली अगर हम करें भी तो हमें मैनुअली ज़्यादा से ज़्यादा 10 ब्रांड याद रह सकते हैं, 15 ब्रांड याद रह सकते हैं, या 20 ब्रांड, वट इससे ज़्यादा नहीं। तो दुनिया में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ब्रांड्स हैं, तो उन सबको हम बाय हार्ट याद नहीं रख सकते। ठीक है, उनकी मैनुअली शीट बनाना एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही टेकी किस्म का काम है और टाइम टेकन भी है। तो चूँकि हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। तो अब जिस तरह के मैं आपको बताता चलूँ डायरेक्ट हंटिंग का। ठीक है, जो डायरेक्ट हंटिंग होती है वो थ्रू हीलियम होती है। ठीक है, अब हीलियम 10 एक टूल है, थ्रू हीलियम 10। ठीक है, अब हीलियम 10 एक टूल है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी बात डायरेक्ट हंटिंग जो होती है वो थ्रू हीलियम होती है, हीलियम 10। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवर्स हंटिंग पे। ठीक है, एंड देन रिवर्स हंटिंग। अभी जो रिवर्स हंटिंग होती है ये होती है थ्रू कीपा। क्लियर? अब कीपा भी एक टूल है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन मेथड पे। ठीक है, थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है ये ना तो किसी टूल के थ्रू हंटिंग होती है, ये हम किसी टूल के थ्रू इसको इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, ये हम मैनुअली कर रहे होते हैं, डिफरेंट अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं, फिर अपने डिज़ायर्ड ब्रांड्स डाटा गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, फैच कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन भी है, तो आगे चल के हम इस पर भी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो ये किसी टूल के थ्रू नहीं होती, ये जस्ट और जस्ट मैनुअली होती है। क्लियर? ठीक है, तो चलें अभी बात करते हैं डायरेक्ट हंटिंग पे। ठीक है, अभी जो डायरेक्ट हंटिंग है ये थ्रू हीलियम होती है। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्स हैं। ठीक है, अब इस तरह है कि अब जो डायरेक्ट हंटिंग है हीलियम 10 के थ्रू जो हम करते हैं, इसके कुछ कॉन्स ये हैं कि इसमें जो अब ये जो टूल्स है ना, टूल कोई सा भी है वो आपको 100% परफेक्ट डाटा निकाल के नहीं देगा। उसको वो वही काम करेगा जो कमांड उसको दी जाएगी। अब डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं, डिफरेंट बग्स आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं, डिफरेंट बग्स आते रहते हैं, तो उस हिसाब से टूल्स के अंदर भी उनमें भी अपडेशन आती रहती है। और बाज़ का टूल्स के अंदर अपडेशन बहुत लेट आती हैं, और अमेज़ोन अपनी पॉलिसीज़ बहुत जल्दी अपडेट कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस में भी ना, तो इस लिहाज से भी और वैसे भी जो टूल्स होते हैं ये 100% परफेक्ट डाटा आपको फैच करके नहीं देते। ये काइंड ऑफ 70 to 80% आपको डाटा जो फैच करके देते हैं वो एक्यूरेटली होता है, बाकी 20% हमने खुद मेहनत करके उसमें से फ़िल्टर करना होता है। क्लियर? अभी जो हीलियम 10 है, ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है डायरेक्ट हंटिंग। हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं, हम ब्रांड हंटिंग भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम इससे क्या कर सकते हैं। बट ब्रांड हंटिंग के अंदर ये जो डाटा है ना, ये एक तो टाइम टेकन भी नहीं है। ठीक है, ईजी वे है, बट ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि ये ईजी वे है। ठीक है, इसमें ये टाइम टेकन भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो डाटा फैच करके देता है ये एज़ कम्पेयर टू रिवर्स हंटिंग एंड फिल्ट्रेशन मेथड ये बहुत ज़्यादा डाटा फैच करके देता है। ठीक है, और उसमें से हमें फ़िल्टर खुद करना पड़ता है। उसमें से बहुत से फ़िल्टर्स लगाने के बाद उसे फ़िल्टर करके जब हम उसे फ़िल्टर करते हैं तो वो थोड़ा सा रह जाता है, लाइक काइंड ऑफ ना, उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, जितनी हमारी मेहनत होती है उस लिहाज से हमें रिक्वायर्ड जो डाटा होता है वो बिल्कुल ही काइंड ऑफ थोड़ा सा मिलता है। तो ये जो हमने जो चलेंगे टाइम टेकन तो नहीं है। ठीक है, बट जब जो हमने टूल फ़िल्टर्स लगाए हैं, जो हमने अपना जितना भी टाइम इस पर लगाया हमने, ठीक है, तो वो हमारा टाइम काइंड ऑफ वेस्ट ही कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके ये कुछ कॉन्स है, तो इस वजह से मैं
मैं जो सजेस्ट करता हूँ ये डायरेक्ट हंटिंग को मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे, हम जस्ट और जस्ट बात करेंगे रिवर्स हंटिंग में जो थ्रू कीपा होगी एंड देन फिल्ट्रेशन मेथड में, ठीक है। अब ये जो रिवर्स हंटिंग जो थ्रू कीपा है, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये टेकी है थोड़ी सी, ठीक है, ठीक है, ये काइंड ऑफ थोड़ी सी टेकी भी है, ठीक है। उसके बाद ये टाइम टेकन भी है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, क्लियर। तो उसके बाद में ये जो डाटा फैच करके देगी, ये जो रिवर्स हंटिंग है जो हम थ्रू कीपा करेंगे, ये जो डाटा फैच करके हमें देगी, क्लियर, ये काइंड ऑफ ऑथेंटिक डाटा होगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट हंटिंग हीलियम 10 के, क्लियर। तो दैट्स वाई मैं कीपा को सुजेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर जो हम टाइम भी अपना थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेंगे, तो थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा कर लेंगे, और जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनको भी रिजॉल्व कर लेंगे, बट हम जो अपना डाटा है वो डिज़ायर्ड डाटा है वो जो हम ऑथेंटिक फैच करेंगे, क्लियर। चलें तो हम अब बात करते हैं रिवर्स हंटिंग पे। ठीक है, रिवर्स हंटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवर्स हंटिंग जो होती है वो थ्रू कीपा होती है, और कीपा एक टूल है, ठीक है। अब ये जो कीपा है, ठीक है, अब ये इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, ये फ्री में नहीं है। कुछ टूल्स होते हैं जो, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो फ्री में यूज़ हो जाती हैं, और कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो फ्री में यूज़ नहीं हो सकती, उनका वो पेड वर्जन उनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब कीपा जो है ये एक पेड टूल है, इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। अब ये एज़ कम्पेयर टू हीलियम, जिस तरह के जो मैंने आपको डायरेक्ट हंटिंग का बताया जो थ्रू हीलियम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हीलियम, अब ये जो कीपा है ये थोड़ा सा चीप भी है। हीलियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू कीपा, ठीक है। और हमें अपना जो मैं ये जो कीपा है इसलिए सुजेस्ट करता हूँ कि हम जो हीलियम के थ्रू हंटिंग करेंगे, एक तो वो काइंड ऑफ कॉस्टली भी आ जाती है, उसकी सब्सक्रिप्शन भी कॉस्टली है, उसके बाद जो हमारा डाटा है जो हमें वो भी उतना ऑथेंटिक नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू कीपा के, ठीक है, रिवर्स हंटिंग के। तो दैट्स वाई मैं कीपा ही सुजेस्ट करता हूँ कि ये एज़ कम जो न्यूबीज़ के लिए है, एक तो ये थोड़ा सा चीप है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जब आप ब्रांड हंटिंग करेंगे, उसके अंदर जो आप डिफरेंट टूल्स लगाएंगे, उसके थ्रू आपका ब्रांड हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही होगा, बट साथ ही साथ आपका जो रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा टेकी ज़रूर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टाइम टेकन ज़रूर है, बट अगर आप ये समझ लेते हैं रिवर्स हंटिंग, तो इसके साथ साथ आप रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख जाएंगे, क्लियर। तो चलें हम चलते हैं गूगल क्रोम पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कीपा का इंटरफेस दिखा दूँ, keepa.com। ठीक है, तो ये एक कीपा का इंटरफेस है। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, जिस तरह के मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये कीपा का इंटरफेस है, तो जिस तरह मैंने ये एक्सटेंशन ऐड की हुई है ऑलरेडी कीपा की, ये है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन ऐड कर ली हुई है, ठीक है। आप लोगों ने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, जिस तरह के मैं यहाँ पर लिखता हूँ कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो पहले ही लिंक होगा आ जाएगा, कीपा क्रोम एक्सटेंशन आप सर्व करेंगे तो ये पहले ही एक्सटेंशन होगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो डेट्स वाई यहाँ पर आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, तो आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है और इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है, क्लियर। तो चूँकि मैंने इसकी पहले ही सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है तो डेट्स वाई मैं इसको लॉगिन करता हूँ और डायरेक्ट ब्रांड हंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलें, मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया, देन मैं इसके टैब को अलग से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कीपा आ गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह जो मेरे लॉगिन है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब जो सबसे पहली एक चीज़ समझने वाली है, ठीक है, हमने चूँकि करना है डाटा फैच करना है हमने, ठीक है। तो डेट्स वाई हम आ जाएंगे डाटा पे, ठीक है, डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे प्रोडक्ट फाइंडर पे, ठीक है।
प्रोडक्ट फाइंडर पे। अब द क्वेश्चन इज़, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, द क्वेश्चन इज़ कि हम प्रोडक्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं। हमने तो ब्रांड हंटिंग स्टार्ट की है, तो हमें ब्रांड हंट करने चाहिए, हम प्रोडक्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं। जैसा कि ये इसका नाम खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है, रिवर्स हंटिंग। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट हंट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट के सेलर्स पर जाएंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के सेलर्स को फेच करेंगे। देन उन सेलर्स से उनके ब्रांड्स फेच करेंगे, ठीक है, उन सेलर्स ने जिन ब्रांड से अप्रूवल ली होगी, ठीक है, उन सेलर्स से उनके सेलर्स ब्रांड, ठीक है, सेलर्स के ब्रांड फेच करेंगे हम, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो ब्रांड्स इस उन सेलर्स को अप्रूवल दे सकते हैं वो हमें भी देंगे, वो हमें क्यों नहीं देंगे, ऑब्वियसली वो हमें भी देंगे। तो इस वजह से ये काइंड ऑफ इजी है, ठीक है, और इसी वजह से इसका नेम रिवर्स हंटिंग है कि हम बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। चलें, अब इसमें कुछ फ़िल्टर्स लगेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा फोकस देकर समझिएगा, ठीक है। सेल्स रैंक, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स रैंक पे। व्हाट इज़ सेल्स रैंक। अब सबसे पहले बात, जो सेल्स रैंक है इसको हम बेसिकली बोलते हैं BSR, ठीक है। बेसिकली अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट को एक खसूसी एक नंबर, एक डिजिट प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है जिसको हम बोलते हैं BSR, जिसकी एब्रीविएशन है बेस्ट सेलर रैंक की, ठीक है। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। क्लियर। बेस्ट सेलर रैंक। अब इस बेस्ट सेलर रैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस बेस्ट सेलर रैंक का, जैसा कि मैं यहाँ पर ये कीपा की एक्सटेंशन चूँकि मैंने ऐड की हुई है, तो मैं यहाँ पर कीपा को लॉगिन है मेरा ऑलरेडी, तो मैं डाटा भी आता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल्स भी आता हूँ, ठीक है। अब ये कीपा ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट से, इस जो मेरा इंटरफेस ओपन हुआ है, इस इंटरफेस से जितनी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो बिखरी पड़ी हुई है, यानी कि लाइक इसका मटेरियल ये है, कलर ये है, ब्रांड ये है, प्रोडक्ट डायमेंशंस ये हैं, कैपेसिटी इसकी ये है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, रेटिंग और इसके ब्रांड का नेम एंड देन इसका एसिन, ईच एंड एवरीथिंग। अब पूरी इस इंटरफेस पे, इस पेज पे इसकी इंफॉर्मेशन तो कुछ ऊपर पड़ी है, कुछ नीचे है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। तो कीपा क्या करता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक ही टैब के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग शो करवा देता है। क्लियर। अब जिस तरह प्रोडक्ट की इमेज ये आ गई, ये कंट्री का फ्लैग आ गया, ठीक है, USA का, कि ये USA के अंदर मैन्युफैक्चर होती है ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये सेल्स रैंक आ गया, रेफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बात करनी थी सेल्स रैंक पे, ठीक है। अब जिस तरह ये 52,834 इसका सेल्स रैंक है, ठीक है। अब सेल्स रैंक होता क्या है, सेल्स रैंक होता है बेस्ट सेलर रैंक। अब ये जो BSR है, जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी ही कम होगी, ठीक है, और ये जितना कम होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये चीज़ ज़रा समझिएगा। BSR is inversely proportional to sales of the product। क्लियर। अच्छा, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ। लेट्स से इसके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके नेम्स लिख लेता हूँ। The first one is Aisha, then second one is Ahmed, then third one is Omar, ठीक है, and then fourth one is Shaf, and then fifth one is, चलिए एग्जाम्पल ही देनी है तो मैं 5 स्टूडेंट की एग्जाम्पल ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन फिफ्थ वन इज़ कैसर, ठीक है, कैसर, ठीक है, कैसर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, देखें अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर इनका एग्ज़ाम लिया जाए इन 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब ये जो आयशा है ये टॉप करती है, ठीक है, आयशा ने टॉप किया एग्ज़ाम्स में, ठीक है। फिर अहमद की पोजीशन आ गई सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन।
एंड देन उमर की पोजीशन है थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, एंड देन शाह की फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, एंड देन कैसर लास्ट वन है, ठीक है, कैसर की फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है। अच्छा लेट्स से अब आयशा की फर्स्ट पोजीशन है, आयशा की फर्स्ट पोजीशन, लेट्स से कि आयशा की फर्स्ट पोजीशन है। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आयशा की फ़र्स्ट पोजीशन है, ये अपना एकेडमिक जो एरा ये कंप्लीट करने के बाद अगर बाहर की मार्केट में ये 500 लोग जॉब लेने जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल कौन होगा, जो जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो आयशा की होगी, क्योंकि उसके पास जो डिग्री है उसके ऊपर उसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, उसने टॉप किया है पूरे एग्ज़ाम्स में, ठीक है, अपने पूरे ईयर में उसने सब स्टूडेंट से कम्पीट करके टॉप किया है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी स्टूडेंट की होगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसकी जितनी डिमांड है इसका नंबर उतना ही कम है, फर्स्ट वन, ठीक है। अहमद ये जो कैसर है, ठीक है, इसका जो नंबर है फिफ्थ। अब नंबर में इसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा है, ठीक है, अहमद फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है, बट इसकी डिमांड नहीं है, ठीक है, इसकी डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने टॉप नहीं किया और ये लास्ट वन आया है, फिफ्थ पोजीशन है इसकी, एज़ कम्पेयर टू आयशा, अहमद, उमर एंड शाफ। क्लियर? अब इसका नंबर तो ज़्यादा है, अब ये जो नंबर है ये इसका BSR है, ठीक है, और जो इन स्टूडेंट्स की डिमांड है वो इनकी सेल्स है। ये एक मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिया, आई नो कि ये थोड़ी सी टेकी है बट ये आपको समझनी होगी, ये आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। BSR का बहुत ज़्यादा रोल आगे पूरे होलसेल के मॉड्यूल में। क्लियर? ठीक है, तो अब ये जो नंबर है स्टूडेंट का, ठीक है, ये जो है ये इसका BSR है, ठीक है, एंड देन जो इनकी डिमांड है, ठीक है, जो इनकी डिमांड है वो इनकी सेल्स है, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो BSR है, ठीक है, ये जितना कम होगा प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट उतनी टॉप पे होगी, ठीक है। अमेज़ॉन के एल्गोरिथम में वो प्रोडक्ट उतनी टॉप पे होगी जिसका BSR जितना कम होगा, और प्रोडक्ट जितनी टॉप पे आती जाएगी उसका जो BSR है उतना कम होता जाएगा, उसकी काउंटिंग उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अमेज़ॉन पे लगभग 6 बिलियन प्रोडक्ट सेल होती हैं, ठीक है, तो उन हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक BSR है, ठीक है। अब जितनी प्रोडक्ट की डिमांड है, ज़ाहिर सी बात है जितनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं है तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी, ठीक है। कोई कस्टमर उसकी डिमांड क्यों करेगा जब तक उसने परचेज़ ही नहीं करनी, अगर उसने परचेज़ करनी है तो ही वो उसकी डिमांड करेगा ना, ठीक है। तो अब अगर कोई उसकी एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली सेल्स भी बहुत ज़्यादा होगी। अब जिस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है तो वो उतनी टॉप पे आती जाएगी, वो जितनी टॉप पे आती जाएगी उसका जो BSR है, वो जो नंबर है वो उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो डेट्स वाई जो BSR है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये जो BSR है जितना कम होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? चलें अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, BSR। आई होप कि आपको BSR का ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो BSR हम लगाते हैं फ़िल्टर यहाँ पर 90 डेज़ एवरेज में, ठीक है। हम ये 90 डेज़ एवरेज में क्यों लगा रहे हैं, हम करंट में क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है। अब देखें जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब देखें सेल्स रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है करंट, ठीक है, ये अभी का मौजूदा BSR है, ठीक है, अभी का जो मौजूदा BSR है इस प्रोडक्ट का वो 52,834 है, ठीक है। सेल्स रैंक 30 डेज़ एवरेज, अच्छा करंट के आगे एवरेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और ये 30 डेज़ जो एवरेज का लिखा हुआ है ये पिछले के पूरे मंथ का एवरेज है, ठीक है, वो 60,057 है, ठीक है। देन सेल्स रैंक 60 डेज़ एवरेज का, ठीक है, ये भी एवरेज है, ये 62,110 है, ठीक है। सेल्स रैंक 90 डेज़ एवरेज का ये 51,104 है। क्लियर? एंड सेम इसी तरह सेल्स रैंक 180 डेज़ एवरेज का 36,777 है। क्लियर? तो अब बात ये है
कि ये जो करंट है इसके आगे एवरेज नहीं लिखा हुआ, और जो सेल्स रैंक 30 डेज़ एवरेज का पूरे महीने का, इसके आगे भी एवरेज है, पिछले 2 महीनों के आगे भी एवरेज है, 60 डेज़ के आगे भी एवरेज है, और पिछले 3 महीनों में भी एवरेज है, 3 मंथ्स में भी, लास्ट 3 मंथ्स में भी एवरेज ही आ रहा है, ठीक है, 90 डेज़ में भी एवरेज है। अब ये जो करंट का BSR है, लेट्स से कि आज इस प्रोडक्ट को कस्टमर्स ने, इसको 10 कस्टमर्स ने बाई किया, आज की इसकी सेल है 10 पीसेस की, हो सकता है कल इस प्रोडक्ट को 15 कस्टमर्स ऑर्डर कर दें, ठीक है। तो जैसे ही कल इस प्रोडक्ट को 15 कस्टमर ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके 5 यूनिट ज़्यादा सेल होंगे, तो सेम वहीं पर इसका BSR फ्लक्चुएट होकर 52,000 से डिक्रीज़ कर जाएगा। अब वो कितना करेगा वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कल कितनी होगी, कल उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने सेल होंगे। तो जितने यूनिट्स आज से ज़्यादा सेल होंगे कल, उतना ही BSR इसका डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट का BSR होता है ये एवरेज नहीं होता, ये हो सकता है 1 घंटे बाद ही डिक्रीज़ कर जाए, हो सकता है ये कल डिक्रीज़ कर जाए, हो सकता है ये परसों डिक्रीज़ कर जाए, तो डेट्स वाई इसके आगे एवरेज नहीं लिखा होता, क्लियर। ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अब ये जो 30 डेज़ का एवरेज है, अब ये जो 30 डेज़ का एवरेज है ये कीपा ने फेच किया, ठीक है, कि आया कि पिछले 1 मंथ में इस प्रोडक्ट की सेल एवरेज कितनी निकली है। लेट्स से कि आज 10 यूनिट सेल हो गए, कल 15 हो गए, कल परसों 12 हो गए, द डे आफ्टर टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो जो 10 पीस सेल हो गए, एंड उससे अगले दिन 15 पीस सेल हो गए, एंड उससे अगले दिन 20 पीस सेल हो गए, और फिर वापस 15 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, ठीक है। इसी तरह ये कीपा ने फेच किया कि ये जो प्रोडक्ट की सेल है, ठीक है, ये एवरेज उसने निकाल के दी है, पूरे मंथ के ये जो BSR की फ्लक्चुएशन हुई है वो एवरेज 60,000 के राउंड अबाउट हुई है, ठीक है। लेट्स से कि कभी 61,000 हो गया, कभी 57,000 पे आ गया, कभी 58 पे आ गया, देन अगेन कभी 65 पे चला गया, तो 60,000 के राउंड अबाउट हुआ है, ठीक है। तो ये उसने एवरेज निकाल के दिया, क्लियर, डेट्स वाई एवरेज है। तो जो करंट का BSR होता है इस पर हम आइडिया नहीं लगा सकते, इससे हम जज नहीं कर सकते कि हमने कौन सा BSR कौन सा डिजिट फेच करना है, तो डेट्स वाई हम 90 डेज़ एवरेज का BSR यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यह है कि फिर हम 30 डेज़ का क्यों नहीं कर लेते, वहाँ पर भी तो एवरेज आ रहा है, ठीक है। हम 90 डेज़ का ही क्यों कर रहे हैं, हम 180 डेज़ का क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पर भी एवरेज है, ठीक है। तो हम 90 डेज़ का इस वजह से कर रहे हैं कि लेट्स से अब ये जो सारा काम है ये सारा काम वर्चुअली हो रहा होता है, हम फिज़िकली ना तो USA में उधर मौजूद हैं, ठीक है, और ना ही उधर बैठकर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा काम चूँकि वर्चुअली हो रहा था तो हमने अपनी सिक्योरिटी करनी होती है हर लिहाज से, ठीक है, कि हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी इन्वेंट्री को लॉस में बेच सकती है, क्लियर। तो अब ये जो चीज़ है हम 90 डेज़ एवरेज का क्यों लगाते हैं, वो इस वजह से लगाते हैं कि हम जो 90 डेज़ एवरेज का BSR है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जज कर सकते हैं कि पिछले 3 महीनों का स्टैट्स देखकर प्रोडक्ट के हम ये जज कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर इसके स्टैट्स क्या होंगे, क्लियर। हम उसका जो वर्किंग है, उसका जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के साथ बायर्स का और सेलर्स का, उनके स्टैट्स को पिछले 3 महीनों के स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये जज कर सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में इसके एवरेज स्टैट्स क्या निकल कर आएंगे, ठीक है। तो डेट्स वाई हम जो इसका BSR है 90 डेज़ एवरेज में लगा रहे हैं, क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आती होगी, ठीक है। तो अब हम ये BSR जो है 90 डेज़ एवरेज का, ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स रैंक है, ठीक है, ये जितना कम होगा सेम उसी तरह प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्लियर। तो हम ये 90 डेज़ एवरेज में जो BSR लगाएंगे, ठीक है, उससे पहले हम ये सारा क्राइटेरिया लगाने से पहले ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपने जिस मार्केट प्लेस के अंदर ब्रांड हंटिंग करनी है, जिस तरह अब अमेज़ॉन पे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, जिस तरह के लेट्स से कि आपने USA की मार्केट प्लेस में ब्रांड हंटिंग करनी है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि कुछ ब्रांड्स होंगे ऐसे कि जो जस्ट USA में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, UK में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, और कुछ ब्रांड ऐसे होंगे जो UK में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, USA में नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे USA की मार्केट प्लेस है, देन UK की मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। KSA की मार्केट प्लेस है, ठीक है, KSA बोलते हैं, सऊदीया की मार्केट प्लेस को बोलते हैं KSA मार्केट प्लेस, ठीक है। तो KSA की मार्केट प्लेस है, देन UAE की मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। तो KSA की मार्केट प्लेस है,
ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की मार्केट प्लेस है। तो ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़ॉन की, सेम इसी तरह हर कंट्री की अलग मार्केट प्लेस होती है। क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं ठीक है। तो ये अब आपने देख लेना है कि आपने जिस मार्केट प्लेस के ब्रांड हंट करना है, जिस मार्केट प्लेस में काम करना है, आपने वहाँ से ऊपर से वो मार्केट प्लेस भी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। अब यूएसए की मार्केट प्लेस, चूँकि हम अभी यूएसए की मार्केट प्लेस में ब्रांड हंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर .com से। यहाँ पर जो .com है, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं, देखें ये अमेरिका लिखा हुआ है, .com मीन्स डैट ये कि ये यूएसए की मार्केट प्लेस है, .ca मीन्स डैट ये कनाडा की मार्केट प्लेस है, ठीक है, एंड देन .mx मीन्स ये मैक्सिको की मार्केट प्लेस है। सेम इसी तरह ये यूरोप की है, .uk मतलब ये यूके की मार्केट प्लेस है, ठीक है, .de ये डेनमार्क की है, ठीक है, एंड देन .fr ये फ्रांस की है, .it ये इटली की है, एंड देन एशिया में .jp जापान एंड .in इंडिया। ठीक है। तो चूँकि हम अभी यूएसए की मार्केट प्लेस में ब्रांड हंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर .com सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। .com मेरा ऑलरेडी .com सेलेक्टेड है, ठीक है। तो .com सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल्स रैंक में मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाने लगा हूँ 90 डेज़ एवरेज में। आई होप कि आपको ये सेल्स रैंक कंफर्म हो गया होगा कि ये सेल्स रैंक किसे बोलते हैं। क्लियर? तो सेल्स रैंक का हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाते हैं। मिनिमम जो सेल रैंक है वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और देन हमारा जो मैक्सिमम सेल्स रैंक जाएगा वो 60 to 70,000 तक जाएगा। क्लियर? 60 to 70,000 तक, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं बाय बॉक्स पे। अब बाय बॉक्स क्या चीज़ है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाय बॉक्स पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाय बॉक्स की कि बाय बॉक्स क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिकली बाय बॉक्स एक वर्चुअली डिवाइस है, इसका कोई हकीकी तौर पे या फिज़िकली कोई वजूद नहीं है अमेज़ॉन की दुनिया में, कुछ भी नहीं है, ये एक वर्चुअली डिवाइस है। तो इसकी अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, बाय बॉक्स इज़ अ virtually device in the Amazon algorithm which rotates from one seller to another। ठीक है। तो अब ये जो बाय बॉक्स है ये एक वर्चुअली डिवाइस है अमेज़ॉन के एल्गोरिथम में जो सेलर टू सेलर रोटेट होती रहती है, ठीक है। अब अभी इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि ये जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, तो ये प्रोडक्ट है, तो मैं अगर इसके ये देखें, ये लिखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ठीक है, तो मैं इसके बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मिनट्स अगो एंड यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट वन, ठीक है, ये बाय बॉक्स विन करना पड़ता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 25 मिनट्स अगो एंड देन ये लिखा हुआ है जस्ट नाउ, ठीक है। अब ये एक सेलर है इंटीमेट मिरेकल्स, ठीक है, एंड देन जस्ट नाउ, अभी बाय बॉक्स इसके पास है, इस सेलर के पास है, जस्ट नाउ वाले के पास, इंटीमेट मिरेकल्स के पास, ठीक है। अब 25 मिनट पहले इसके पास था, 23 दिन पहले इसके पास था, एंड देन 9 दिन पहले इसके पास था, तो ये रोटेट होता रहता है। अब इसके रोटेट करने का पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, इसके रोटेट करने के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि ये बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होगा, जब उस प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो उस सेलर को मिलेंगे, उस सेलर को वो प्रोडक्ट की सेल मिलेगी। लेट्स से इसके अभी किसी बायर ने ऑर्डर किया, तो अभी बाय बॉक्स इसके पास है, तो इसकी इन्वेंट्री में से ये प्रोडक्ट सेल होगी, ठीक है। बाकी इन सब में से किसी को भी ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अब जितनी भी लेट्स इसके अगर ये 1 महीने तक बाय बॉक्स इसी सेलर के पास रहता है, तो 1 महीने तक जितने भी पीसी सेल होंगे वो सारे इसी सेलर के होंगे, ठीक है। तो इस बाय बॉक्स को भी विन किया जाता है, वो हम आगे चल के अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि इसको विन किस तरह किया जाता है। जिस तरह अभी इस सेलर के पास है, तो हमेशा इसी के पास तो नहीं ना रहेगा, जिस तरह 25 मिनट पहले इसके पास था तो हमारे पास भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम विन करने का तरीकाकार जो होगा वो हम अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं बाय बॉक्स पे, ठीक है।
तो बाय बॉक्स की प्राइस आ गई, ठीक है। तो बाय बॉक्स की प्राइस 90 डेज, ये भी हम 90 डेज एवरेज में लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम पिछले 3 माह के स्टैट्स को देखते हुए, प्रोडक्ट के स्टैट को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले 1 मंथ के अंदर वो प्रोडक्ट कैसी जाएगी। क्लियर। तो अभी जो बाय बॉक्स है 90 डेज एवरेज का, वो हम सेट कर लेते हैं मिनिमम $10, ठीक है, एंड मैक्सिमम हम सेट कर लेते हैं 10 to 60, 70, 80 वट एवर यू वांट। आपके बजट के लिहाज पे या आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं अभी के लिए $70। क्लियर। मिनिमम $10 एंड मैक्सिमम $70, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये बाय बॉक्स की प्राइस सेट कर दी, बाय बॉक्स मिनिमम $10 एंड मैक्सिमम $70। अब इसका मतलब ये है कि 90 डेज एवरेज में हमने ये जो फ़िल्टर लगाया बाय बॉक्स का, उसके अंदर जब ये जो हमें वो प्रोडक्ट शो हों जिनके अंदर, जिन प्रोडक्ट्स के पास बाय बॉक्स था और उन सेलर की उस प्रोडक्ट की प्राइस मिनिमम $10 थी और मैक्सिमम $70 थी, हमें जस्ट वही प्रोडक्ट शो हों, और जिनका BSR मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम 60,000 हो। तो ये हम फ़िल्टर्स लगा रहे हैं, ये हमारा जो फ़िल्टर आउट हो के हमें जो डाटा फैच करके मिलेगा वो हमारी डिज़ायर्ड के मुताबिक होगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। अमेज़ॉन को हम कर देते हैं यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक का चेक मार्क लगा देते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं हम? ये इस वजह से लगा रहे हैं कि बेसिकली जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन आ जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर हम खुद बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, बट उस प्रोडक्ट में हमें सेल नहीं मिलती। अमेज़ॉन को कम्पीट करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर आपका अकाउंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैच्योर अकाउंट है, बहुत ही अच्छी रेटिंग है और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं आपके अकाउंट के और बहुत ही पुराना अकाउंट है, देन आप काइंड ऑफ अमेज़ॉन को थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। कम्प्लीटली कम्पीट नहीं कर सकते आप अमेज़ॉन को। तो डेट्स वाई हम अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हमें शो हों जिनके अंदर या तो अमेज़ॉन हो ही ना, अगर है भी है तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो, उसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक ना हो। क्लियर। उसके बाद हमने ये कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ये न्यू का टैब फ्री छोड़ देना है, ठीक है। न्यू थर्ड पार्टी के टैब में भी कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। न्यू थर्ड पार्टी FBM तो हम कर ही नहीं ना रहे, ठीक है, इसको भी नहीं लगाना। न्यू प्राइम एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो हम प्राइम के फ़िल्टर में भी कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ठीक है। लाइटिंग डेल्स में भी कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। बाय बॉक्स यूज्ड, तो हम चूँकि यूज्ड में प्रोडक्ट नहीं सेल करते, ठीक है, हम यूज्ड में बोलते हैं जिस तरह ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह लोकल मार्केट प्लेस की अगर बात करूं तो जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, जो पठान वगैरह सेल आउट करते हैं ये सारे गुड्स, ठीक है। तो हम उस तरह यूज़ में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, चूँकि हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं और ब्रांड मैन्युफैक्चर करके देता है हमें प्रोडक्ट, तो हमारी प्रोडक्ट्स न्यू होती हैं। तो डेट्स वाई इसको भी कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। यूज़ में भी कोई फ़िल्टर नहीं, यूज़ लाइक न्यू में भी नहीं, यूज़ वेरी गुड में भी नहीं और यूज़ गुड में भी नहीं, ठीक है। अब इनमें से कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, नीचे आते हैं, आने के बाद कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरीज़ में, ठीक है। अब अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट की हर प्रोडक्ट को एक कैटेगरी के अंदर, अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट को एक कैटेगरी के अंदर एक ख़ास कैटेगरी असाइन की हुई है, उस कैटेगरी के अंदर उसको रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है अलेक्सा स्किल्स, ठीक है, एंड देन आ जाता है अप्लाइंसेस, ठीक है। अप्लाइंसेस के बाद आ जाता है जी एप्स एंड गेम्स, एंड देन आर्ट क्राफ्ट्स एंड स्विंग, एंड देन ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स, सीडीज एंड विनल, ठीक है। तो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं जो कैटेगरीज डिमांडेड हैं उन पे, ठीक है, जिनकी मार्केट में डिमांड है, जिनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। अभी जस्ट हम उन्हीं पे बात करेंगे, अदरवाइज़ हम अभी बाकी कैटेगरीज पे नहीं जाएंगे। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है उनकी कैटेगरीज पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्लियर। तो इनमें से कुछ जिस तरह के हम आर्ट्स एंड गेम्स में नहीं जाते क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेलिंग नहीं करते, हम जस्ट सेलिंग करते हैं फिज़िकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो जो कैटेगरीज डिमांडेड हैं जिनकी सेल है, ठीक है, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग है, ठीक है। उसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स है, अच्छी कैटेगरी है, बेबी प्रोडक्ट्स डिमांडेड कैटेगरी है, सेल अच्छी खासी मिल जाती है, प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है इस कैटेगरी में, ठीक है, बट ये गेटेड कैटेगरी है। फिर आ जाता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, इसकी भी सेल अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है और गेटेड कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं
ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड की कैटेगरी में, ठीक है। ये भी अच्छी कैटेगरी है, डिमांडेड कैटेगरी है, बट गेटेड कैटेगरी है, ठीक है। प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है इसमें। फिर उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी सेम इसी तरह अच्छी कैटेगरी है, डिमांडेड कैटेगरी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, सेल भी अच्छी है, और ये लगभग तकरीबन नॉन गेटेड कैटेगरी है। इसके 30 to 40% प्रोडक्ट्स इसके गेटेड होते हैं, क्लियर। फिर आ जाते हैं होम एंड किचन की कैटेगरी में, ठीक है। होम एंड किचन की कैटेगरी मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी है, इसके प्रोडक्ट्स भी अनगेट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है और इसके अंदर जो सेल भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इतनी डिमांडेड कैटेगरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम इसमें नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स अच्छी कैटेगरी है, इसके प्रोडक्ट्स भी अनगेट होते हैं और इसके अंदर सेल्स भी लगभग अच्छी मिल जाती हैं और प्रॉफिट भी तकरीबन अच्छा मिल जाता है। फिर आते हैं पेशो लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में, ये भी अच्छी कैटेगरी है, इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, डिमांडेड कैटेगरी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है, सेल भी अच्छी होती है। फिर आते हैं पेट सप्लाईज़ में, सेम इसी तरह पेट सप्लाईज़ में जिस तरह हमारी ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड की कैटेगरी है, सेम इसी तरह पेट सप्लाईज़ की भी कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, सेल भी अच्छी मिल जाती है, बट ये गेटेड कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर लाइक 50% प्रोडक्ट्स इसके अंदर गेटेड होते हैं और 50% अनगेट होते हैं, क्लियर। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ जाते हैं, अच्छी कैटेगरी है, सेल भी अच्छी मिल जाती है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा होता है, सेल भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। और ये काइंड ऑफ जितनी भी कैटेगरीज मैंने पहले बताई हैं इसकी डिमांड उन कैटेगरीज से कम ही है, इतनी डिमांड नहीं है इस कैटेगरी की। फिर आते हैं टॉयज़ एंड गेम्स में। अब टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरी में इसके अंदर जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है और इसकी डिमांड भी है, ठीक है। उसके बाद वीडियो गेम्स डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमने जाना नहीं है और देन वीडियो शॉर्ट्स इनमें भी नहीं जाना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी कैटेगरी जो मैंने अभी आपको बताई उनमें से कोई भी कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से इसके होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन की, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर साइड पर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। योर करंट फिल्टर्स मैचेस 548007 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं इस होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर, और जो हमने फ़िल्टर सप्लाई किए हैं उनके फ़िल्टर्स पे जो प्रोडक्ट्स मीट कर रहे हैं ये नंबर प्रोडक्ट्स के हमारे पास शो ऑफ हो रहे हैं फ़िल्टर आउट होकर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जैसे जैसे मैं फ़िल्टर्स लगाता जा रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। मीन्स डैट कि जो फ़िल्टर्स मैं लगा रहा हूँ, जिन फ़िल्टर्स पर मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, उन फ़िल्टर्स को जो प्रोडक्ट्स मीट कर रहे होंगे अमेज़ोन के सिस्टम के अंदर, वो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर शो ऑफ हो रहे हैं। लेट्स से कि अगर देखें यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल रूट कैटेगरीज, ठीक है। मैं ऑल रूट कैटेगरीज करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, जिस तरह के मैंने पहले की होम एंड किचन की, तो अब अगर मैं कर लेता हूँ पेशो लॉन एंड गार्डन की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स और डिक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कम हो गए हैं, क्लियर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ पेशो लॉन एंड गार्डन की, ठीक है। ये भी अच्छी कैटेगरी है। तो अब आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं ऑफ़र काउंट, ठीक है। अब ये ऑफ़र काउंट क्या चीज़ है, ठीक है। ऑफ़र काउंट्स का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट को लेट्स से कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स निकल के आ रही हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑफ़र काउंट, ठीक है। मीन्स डैट ये कि उन प्रोडक्ट्स को कितने सेलर्स ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए हमसे परचेज़ करिए, कितने सेलर्स उन प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर रहे हों, ठीक है। जिस तरह कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, डाटा में आते हैं एंड बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आते हैं, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये लोड हो गया। अब देखिए, मतियास ऑनलाइन सेल्स, इंटीमेट मेडिकल्स, गियर एंड गुड्स, गैलेक्सी प्राइम, आसी ट्रेडर्स, ट्रिपल ए डील्स, हाउस ऑफ वेनस, हैट्स ब्रांड्स, सियालकोट कलोया एंड देन चर्चस एंड प्लोटस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेलर्स हैं, ठीक है, ये जो नेम है ये स्टोर्स के नेम है, ठीक है। अब ये स्टोर्स के नेम्स हैं, मीन्स दैट कि इनके पीछे कोई सेलर्स हैं जिनके स्टोर के नेम्स हैं, ठीक है। अभी ये सेलर्स हैं, ठीक है, ये स्टोर्स के नेम है और ये जिनके स्टोर है वो सेलर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने क्राइटेरिया लगाया, ठीक है, ये जो न्यू ऑफ़र काउंट है, हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि उस प्रोडक्ट को कितने सेलर ऑफ़र कर रहे हों, उस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल कर रहे हों, ठीक है। हम ये भी 90 डेज़ एवरेज में लगाएंगे। हम लिखेंगे मिनिमम 3 सेलर्स एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम यहाँ पर लिख देंगे
10 और 15 सेलर्स एज़ कम्पेयर टू योर डिज़ायर, ठीक है, आपका जो डिज़ायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अब सेलर्स जितने ज़्यादा होते जाएंगे, अब नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की सेल्स जो होंगी उन पे डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है। अब सेलर जितने ज़्यादा होंगे उन पे जो सेल्स होगी प्रोडक्ट की वो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे हिस्से में हमारा जो शेयर होगा वो भी कम होगा। तो सेम इसी तरह हम ज़्यादा इसको बहुत ही ज़्यादा नहीं कर देंगे, एक एवरेज एक मिनिमम से अमाउंट ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। मिनिमम सेलर हम 3 काउंट कर लेते हैं और मैक्सिमम हम कर लेते हैं 10 सेलर्स, ठीक है। आगे आते हैं, ये न्यू ऑफ़र काउंट हो गया, फिर है यूज्ड ऑफ़र काउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, हम जो कि यूज्ड प्रोडक्ट्स हम सेल आउट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से हम इस फिल्टर को ब्लैंक आउट छोड़ देंगे, हम तो न्यू प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आएंगे, कुछ भी नहीं करना, बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एंड देन अमेजोन एंड देन थर्ड पार्टी एंड देन सेलर आईडीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी पे चेक मार्क लगा देंगे। अब अमेजोन, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन होगा उस प्रोडक्ट के अंदर हम बिज़नेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। काइंड ऑफ अमेजोन को कम्पीट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। और ऑल के अंदर FBM भी आ जाता है और FBA भी आ जाता है। हम थर्ड पार्टी करेंगे, मीन्स दैट के थर्ड पार्टी सेलर्स जस्ट और जस्ट हों, ठीक है, ना तो उनके अंदर FBM सेलर हो और ना ही अमेजोन हो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इन सारे फिल्टर्स को सेम इसी तरह रहने देना है, ठीक है। बाय बॉक्स यूज सेलर्स ऑल इसको रहने दे, छोड़ दे जिस तरह है, क्योंकि यूज़ में तो हम जाते ही नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्स यूज्ड इज़ FBA, ठीक है। अगेन यूज्ड आ गया तो यूज़ में हम नहीं जाते, इसको भी ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। बाय बॉक्स कंडीशन इसको भी रहने दें जिस तरह है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट टाइप पे, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप डिजिटल प्रोडक्ट्स हम नहीं करते, तो इसको अनचेक कर दें और फिजिकल प्रोडक्ट को चेक रहने दें, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट हम इस वजह से नहीं करते कि वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर क्लेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस वजह से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाते ही नहीं हैं। वेरिएशन पे चले जाते हैं तो वेरिएशन ऑल पे कर दे, अगर ऑल पे रहने देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वेरिएशन में नहीं जाना चाहते, आप सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो वेरिएशंस कर लें। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ऑल पे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेटिंग पे। जिस तरह देखिए, जिस तरह मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता जा रहा हूँ, प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। पहले कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे और अभी 4212 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो रेटिंग में आते हैं, तो रेटिंग मैं यहाँ पर जो डिसाइड करता हूँ, कंसिडर करता हूँ यहाँ पर रेटिंग, वो हम कर लेते हैं 3.5 मिनिमम एंड मैक्सिमम 5। अब जिस प्रोडक्ट की रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ज़्यादा रैंक कर रही होगी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड मिनिमम 5, मिनिमम 3.5 एंड मैक्सिमम 5, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम होती ही 5 है, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर 5 चूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिव्यू काउंट में। अच्छा, रिव्यू काउंट में यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मिनिमम जो मेरे पास प्रोडक्ट निकल के आए उसके मिनिमम रिव्यूज़ 100 हों, और मैक्सिमम रिव्यूज़ को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ कि मैक्सिमम रिव्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे मेरे लिए उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। क्लियर? मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट्स के, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स उतनी डिमांडेड होगी, उतने सेलर्स उस पर आकर उस प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे और उसका BSR उतना ही कम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, मतलब अमेजोन उस प्रोडक्ट को ऑफर ही ना कर रहा हो, अमेजोन उस प्रोडक्ट के अंदर एज अ सेलर ना हो, तो इसको चेक मार्क रहने देते हैं, बाकी सबको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई फिल्टर नहीं लगाना, सेम ये सारे फिल्टर्स को जिस तरह है उसी तरह रहने देना, ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद एडिशनल स्विचेस में आते हैं। एडिशनल स्विचेस में ये लिखा हुआ है अडल्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो चूँकि मैं अडल्ट प्रोडक्ट में नहीं जाता, अडल्ट प्रोडक्ट में लाइक ओवर 18 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिस तरह लाइक अंडर गारमेंट्स और उसके अलावा बेवरेजेस प्रोडक्ट्स होगी, ठीक है। तो जो काइंड ऑफ हराम होती हैं, ठीक है, तो हम उनमें नहीं जाते, ठीक है। चूँकि एज अ मुस्लिम हम अडल्ट प्रोडक्ट्स में बिज़नेस नहीं करते, क्योंकि उनकी जो अर्निंग होती है वो मैं ये कंसीडर करता हूँ कि वो हराम होती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो येस या ऑल पे कर दें, ठीक है। अगर नहीं जाना चाहते तो मैं इस पर नो पे कर दूँगा, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम कर देंगे फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक। तो ये जो क्राइटेरिया, ये सारा फिल्टर्स मैंने अप्लाइड किए हैं, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया ब्रांड हंटिंग का, ठीक है, रिवर्स ब्रांड हंटिंग का थ्रू कीपा। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स निकल के आ गए, क्लियर। तो ये जो क्राइटेरिया, ये सारा क्राइटेरिया ब्रांड हंटिंग का है, क्लियर। अभी तक हमने जस्ट चूँकि हम रिवर्स ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं थ्रू कीपा,
तो इस वजह से अभी तक जस्ट और जस्ट मेरे पास प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं इनके सेलर्स पे जाऊंगा और सेलर्स से आगे हम इनके उन सेलर्स के ब्रांड्स पे फेच करेंगे। उन सेलर्स ने जिन ब्रांड से अप्रूवल ली होगी उनसे ब्रांड फेच करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए अभी इतना ही, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सेलर्स के ब्रांड हंट करना सीखेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर में इन सेलर्स के ब्रांड फेच करना सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।